गुड मॉर्निंग क्लास। सो लास्ट क्लास हमने द प्रेशर इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फोर्थ एंड द लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हम हमारे काम की हम उनको जान लेते हैं। पहला, द डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेटेड एंड dilute solutions and dilute solution। वैसे आपको तो अच्छे से पता है, फिर भी एक बार हम बता देते हैं। देखिए, क्लियर है? अब देखिए, डाइल्यूट सॉल्यूशंस वो होंगे जिसमें कि सॉल्यूट क्या हो, कम हो। सॉल्यूट विल बी लेस। आप यहां मेंशन कर लीजिए लेस। दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक इसी प्रकार से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस विल बी दोज इन विच सॉल्यूट विल बी मोर। इट मीन्स देयर विल बी मोर सॉल्यूट। ये तो रही बात सॉल्यूट की। अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो अगर यहाँ पे सॉल्यूट लेस है सो देयर विल बी रिलेटिवली मोर सॉल्वेंट। तो इसके कंपैरिजन में सॉल्वेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिंस हियर द सॉल्यूट इज मोर विच मीन्स दैट देयर विल बी लेस सॉल्वेंट। लेस सॉल्वेंट, क्लियर है? तो जब भी हम कंसंट्रेटेड की बात करेंगे आपको मान के चलना है उसमें जो सॉल्वेंट होगा वो डाइल्यूट के कंपैरिजन में जो सॉल्वेंट है उससे कम होगा। बात क्लियर है? चलिए, एक छोटी चीज़ हमने ये सीख लिया। दूसरी, मोलैरिटी और मोलैलिटी बहुत बार पढ़ा आपने, आपको याद भी है। चलिए एक बार छोटा सा डेफिनेशन हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। मोलैरिटी क्या होती है? Molarity can be defined as the moles of solute present in 1 liter of the solution. It means moles of solute present in 1 liter solution। जिसका अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है? That formula is W1 into 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट mm1 इंटू V3 दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। क्यों यहाँ मिलीलीटर लिखते हैं? क्योंकि 1000 हमने यहाँ पहले से मेंशन कर रखा है। क्लियर है? तो ये तो आप सबको पता है, फॉर्मूला सबको याद भी हो गया है। हम ये वाला टर्म भी आज यूज करेंगे, पहली चीज़। दूसरी देखिए, मोलैलिटी क्या होता है? दिस इज मोलैरिटी, कैपिटल M। Now we are going to define molality. It is the number of moles of solute present in 1 kilogram solvent। ध्यान रहे, present in 1 kilogram solvent। जब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है उसके मोल्स को हम निकालते हैं, फिर उनको डिवाइड करते हैं तो जो हमें मिलता है दैट गिव्स अस मोलैलिटी। दोनों में डिफरेंस क्या है? हियर वी डिफाइन सॉल्यूशन एंड हियर वी डिफाइन सॉल्वेंट। सॉल्यूशन इज डिफाइंड इन लीटर एंड द सॉल्वेंट इज डिफाइंड इन किलोग्राम। अब देखिए, किलोग्राम और लीटर में अगर हम रिलेशन निकालने की कोशिश करें तो देखिए, किलोग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? That represents mass, right? लीटर क्या रिप्रेजेंट करता है? That represents volume। आपको याद है, अगर हम फॉर अ सेकेंड मान लें कि मास एंड वॉल्यूम दोनों क्या हो गए? इक्वल। फॉर अ सेकेंड इफ हम assuming that mass and volume both are equal, then what will be the case? There is a relation between them, that is density. It relates both, and density is defined as mass per unit volume. So mass upon वॉल्यूम।
अगर हमने कहा कि मास और वॉल्यूम सेम है, मास किसको रिप्रेजेंट करता है? मोलैरिटी को, सॉरी मोलैलिटी को, एंड वॉल्यूम किसको रिप्रेजेंट करता है? मोलैरिटी को करता है ना। अगर हमने कहा दोनों सेम है तो हम क्या कह सकते हैं? इफ मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी, अगर मोलैरिटी और मोलैलिटी इक्वल हैं तो देखिए मास की वैल्यू और वॉल्यूम की वैल्यू, अभी हमने माना दोनों इक्वल हैं, कैंसिल करके कितना आएगा? 1 आएगा ना। यानी कि हमें एक छोटा सा रिलेशन याद रखना है, अगर मोलैरिटी और मोलैलिटी इक्वल हुआ तो डेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। या अगर डेंसिटी की वैल्यू 1 आई है तो हम क्या कह सकते हैं कि मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? चलिए ये समझ में आ गई तो एक छोटी सी चीज और, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब हमें ये तो ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? कौन ज़्यादा है? सॉल्यूट ज़्यादा या सॉल्वेंट? यस, सॉल्वेंट विल बी मैक्सिमम एंड सॉल्यूट विल बी मिनिमम। इस केस में यू कैन एज्यूम दैट योर डेंसिटी एज 1 यूनिट। आप मान लेंगे कि आपकी डेंसिटी क्या है? 1 यूनिट। या फिर आप क्या मान सकते हैं? हाँ बताइए, अभी हमने डिस्कस किया था ना, अगर डेंसिटी 1 आएगा देन वी कैन एज्यूम दैट मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चंस में आपको ये चीज़ लिखा हुआ मिल सकता है, कई बार क्वेश्चंस में आपको सिर्फ ये देता है इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन या इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि अगर वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस मेंशन कर रहा है इसका मतलब वो हमें क्या कहना चाहता है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल है। या फिर वो हमें क्या कहना चाहता है कि डेंसिटी की वैल्यू कितनी आएगी? 1 यूनिट आएगी। कितनी आएगी? 1 यूनिट आएगी। बात समझ में आ गई? हमने क्या सीखा? कंसंट्रेटेड में सॉल्यूट ज़्यादा सॉल्वेंट कम, डाइल्यूट में सॉल्यूट कम सॉल्वेंट ज़्यादा। उसके बाद हमने सीखा अगर मोलैरिटी और मोलैलिटी इक्वल हुआ तो डेंसिटी की वैल्यू 1 आती है। या हम ऐसे कह सकते हैं अगर डेंसिटी की वैल्यू 1 आई तो मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों क्या होते हैं? इक्वल। ये इक्वल एक और केस में होते हैं, कब? जब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात होती है, यानी कि उसमें सॉल्वेंट बहुत ही ज़्यादा है। इफ़ इन केस देयर इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट गिवन, इन दैट केस वी विल assume that molarity is equal to molality। चलिए ये तो रहा बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन, क्लियर है? अब हमें एक बात और बताइए, जो प्रेशर होता है दैट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो और लो टू हाई, ये आपको बताना है। जो प्रेशर का फ्लो होता है वो हाई से लो की तरफ होता है या लो से हाई की तरफ? हाँ, वो क्या होता है? दैट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई टू लो। जस्ट लाइक हीट, जस्ट लाइक द फ्लो ऑफ वाटर। आपने एक स्लोप है, यहाँ वाटर गिराया तो बताइए वाटर ऊपर से नीचे जाएगी या नीचे से ऊपर? पहली बात तो ऊपर ही है तो ऊपर से नीचे आएगी। अगर हम वही पानी यहाँ गिराते तो क्या ये पानी ऊपर जाता? नहीं जाता ना। इन द सेम वे द मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट इज आल्सो फ्रॉम हाई टू लो। बात क्लियर है? चलिए अगर क्लियर है तो अब हम वापस अपने टॉपिक पे लौट चलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जानने से पहले हम एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं। डायग्राम दिख रहा होगा आपको। देखिए मेरे पास 2 कंटेनर है, एक्चुअली एक ही कंटेनर के 2 पार्ट किए गए हैं और जो पार्टीशन किया गया है दैट हैज बीन डन विद द हेल्प ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस इज SPM, इट स्टैंड्स फॉर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। गिव मी अ सेकेंड, लेट मी स्विच ऑफ द फैन, देन आई विल कंटिन्यू। ओके, सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन,
इसका क्या यूज है? देयर इज द स्पेशल फीचर ऑफ दिस मेम्ब्रेन, इट अलाउज ओनली एंड ओनली सॉल्वेंट टू पास थ्रू इट। अगर आपने यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया तो या तो इसका सॉल्वेंट इधर जाएगा या फिर इसका सॉल्वेंट इधर आएगा, बाकी किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल को ये मेम्ब्रेन अपने से पास होने नहीं देता है। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। व्हाट इज इट? ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स कैन पास थ्रू इट, आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। कौन किधर जाएगा वो बात की बात है, अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये मान के चलते हैं, मानना क्या ये होता ही है, that semi permeable membrane allows only and only the particles of solvent to pass through it। अब हमें ये बताइए, मेरे पास एक ही कंटेनर के दो हिस्से बनाए गए हैं जिसको किससे सेपरेट किया गया? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। एक तरफ हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट। अगर हम एक पल के लिए वाटर मान लें तो ये पूरा का पूरा कंटेनर किससे भरा हुआ है? वाटर से, है ना। अब इधर देखिए, दिस इज हैविंग सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, NVS, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मान लीजिए इसमें यूरिया मिक्स है, शुगर, कुछ भी मान लीजिए तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो अब हमें ये बताइए कहां पर वाटर ज्यादा होगा? दिस इज शोइंग द मिक्सचर ऑफ यूरिया एंड वाटर, दिस इज शोइंग प्योर वाटर। अब बताइए कहां पर वाटर ज्यादा होगा? यस, in this side water is maximum, so can we say that pure solvent has maximum solvent? कह सकते हैं कि इसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। अब हमें ये बताइए, ये ज्यादा है ये कम है, तो इसका जो प्रेशर बनेगा इसके प्रेशर से ज्यादा होगा या कम? जाहिर सी बात है इससे प्रेशर ज्यादा होगा। अच्छा, ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा था कि जब भी हम किसी भी प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा आता है। यहाँ पे जो प्रेशर बन रहा होगा इस सॉल्वेंट की वजह से वो प्रेशर ज्यादा होगा, इसका प्रेशर थोड़ा क्या होगा? इसके कंपेरिजन में कम होगा। तब हमें ये बताइए कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं यहां ज्यादा यहां कम, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर के उधर जाएंगे या इस साइड के इधर आएंगे? हाँ, फ्रॉम दिस साइड दे विल कम टू दिस साइड। क्यों? क्योंकि दे ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो। इधर सॉल्वेंट ज्यादा है, इधर सॉल्वेंट कम है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इस साइड से इस साइड की ओर मूव करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? अगर हम ये कहते हैं कि ये कंसंट्रेटेड है और ये डाइल्यूट है, तो ये डायलूट का मतलब किधर सॉल्वेंट ज्यादा, इधर सॉल्वेंट ज्यादा इधर सॉल्वेंट कम, तो भी किधर फ्लो होगा? इस साइड से इस साइड ही होता। अगर हम ये कहते हैं कि यहां पर हमारा डाइल्यूट है, दिस वन इज डाइल्यूट, आपको लिखना नहीं है, सब बस समझते रहिए। दिस वन इज डाइल्यूट एंड दिस वन इज कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, कंसंट्रेटेड का मतलब इसमें सॉल्यूट ज्यादा है। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इस साइड से इधर मूव करेंगे। क्यों? सॉल्यूट को क्यों नहीं मूव कर सकता? क्योंकि ये हमने क्या लगा रखा है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इट अलाउज ओनली एंड ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू पास। बात समझ में आ गई? अब देखिए, हमने कुछ नहीं किया, बस हमने एक तरफ प्योर लिक्विड रख दिया, एक तरफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा के सॉल्यूशन रख दिया। ये जो फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर बीइंग हैपन ऑटोमेटिकली फ्रॉम इटसेल्फ। ये जो पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने से हो रहा है, हमने कुछ नहीं किया। सो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट कैन बी सेड एज स्पॉन्टेनियस फ्लो। क्या कह सकते हैं हम इसको? स्पॉन्टेनियस फ्लो कह सकते हैं। तो बस अब हम सीख गए कि इस टाइप के फ्लो को क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस। और पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। देखिए क्या है ऑस्मोसिस? द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू SPM। SPM स्टैंड्स फॉर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। प्योर से सॉल्यूशन की तरफ क्यों हुआ ये आपको याद रखना है। याद ये नहीं करना कि प्योर से हमेशा इधर जाएगा, आपको ये याद रखना है कि यहां पर सॉल्वेंट पार्टिकल्स ज्यादा है, इसलिए यहां से सॉल्वेंट क्या करेंगे? जिधर सॉल्वेंट पार्टिकल्स कम है उधर शिफ्ट होंगे। क्लियर है? इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। एक और डेफिनेशन है, देखिए, the spontaneous flow of solvent molecules through SPM,
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, कहाँ से? डाइल्यूट सॉल्यूशन से। अच्छा, डाइल्यूट सॉल्यूशन में कौन ज्यादा होगा? हाँ, सॉल्वेंट ज्यादा होंगे। टू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, किधर कम होंगे? कंसंट्रेटेड वाले में सॉल्वेंट कम होते हैं, सॉल्यूट ज्यादा। तो देखिए, एक तरफ मान लीजिए हमारा इस साइड डाइल्यूट है, इस साइड कंसंट्रेटेड है, तो सॉल्वेंट किधर ज्यादा हुआ? इस साइड में। तो इधर के सॉल्वेंट पार्टिकल्स किधर शिफ्ट होंगे? उस साइड शिफ्ट होंगे। दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑस्मोसिस, यानी कि सेम चीज को कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं? क्यों हुआ ये देखिए, रीजन लिखा हुआ, द फ्लो विल हैपन बिकॉज इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस देयर विल बी मोर सॉल्वेंट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होता है? ज्यादा होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन ब्लड सेल। मेरे पास एक छोटा सा डायग्राम है, देखिए ह्यूमन ब्लड सेल में भी सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। हाँ, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, लेकिन वो अमाउंट क्या बिल्कुल कम है, 1% से भी कम है। दैट इज 0.9% मास बाय वॉल्यूम, यानी कि 1 लीटर में 1 ग्राम से भी थोड़ा सा कम आपको क्या मिलता है? सोडियम क्लोराइड होता है उसमें। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 केस पढ़ेंगे। कितने केस? 3 केस। बहुत ही समझिए, ध्यान से सुनिएगा, बस कुछ है नहीं, सारे केस बहुत ही आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए, हमने क्या किया, एक ह्यूमन ब्लड सेल को उठा के 3 टाइप के सॉल्यूशन में रखा। कितने? 3 सॉल्यूशन सेम था, बस उनका कंसंट्रेशन अलग अलग है। केस ए, केस बी, केस सी। केस ए में जो NaCl सॉल्यूशन है, यानी जिसमें हमने इस सेल को रखा है, उस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है दैट इज मोर देन 0.9%। ध्यान रहे, ये सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया गया जिसमें इसको रखे हमने, उसका कितना दिया है? मोर देन 0.9% कंसंट्रेशन। अच्छा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो कौन बढ़ता है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट? हाँ, सॉल्यूट बढ़ता है। तो अब हमें बताइए, इसमें सॉल्वेंट कम है या ज्यादा? कम है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन का सॉल्वेंट है वो क्या है? कम है ना? कम। ठीक है, अगर इसका सॉल्वेंट कम है, इसका तो 0.9 एकदम फिक्स है, इसमें 0.9 है और इसमें 0.9 से कम है, तो अब हमें ये बताइए कि किसमें सॉल्वेंट ज्यादा हुआ? इस ब्लड सेल में। तो फ्लो कहां से कहां होगा? हाँ, इस ह्यूमन ब्लड सेल से फ्लो किधर होगा? अब सॉल्यूशन के तरफ। अच्छा, अगर इसका, किसका? इसका फ्लो अगर फ्रॉम हियर टू हियर हो रहा है, यानी कि ह्यूमन ब्लड सेल से यहां हो रहा है, तो इसके अंदर का सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या होंगे? धीरे धीरे कम होंगे। अगर कम होंगे तो ये एक दूसरे के श्रिंक होके छोटा होगा या बड़ा? क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, यानी कि इसकी साइज क्या हो जाएगी? दैट विल बिकम स्मॉल। बात समझ में आ गई? अब देखिए यहां पर सेकेंड केस, हियर इट इज गिवन दैट द NaCl सॉल्यूशंस कंसंट्रेशन इज 0.9%, एग्जैक्ट 0.9% है, और हमारे ह्यूमन ब्लड सेल्स का भी कितना होता है? 0.9%। तो देखिए, किसमें सॉल्वेंट पार्टिकल ज्यादा है? किसी में नहीं, दोनों में सेम सेम है। तो क्या पार्टिकल्स मूव करेंगे? नहीं, पार्टिकल्स तो तब तक ही मूव करते हैं जब तक कि दोनों की फ्लो रुके ना, यानी कि जब तक दोनों तरफ का जो कंसंट्रेशन है वो सेम ना हो जाए। अब नेक्स्ट थर्ड केस देखिए, इट मींस सेम साइज। देखिए थर्ड केस में क्या दिया है? इफ NaCl, इट मींस द सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इज लेस देन 0.9%, इसका कंसंट्रेशन कम है, यानी कि इसमें सॉल्यूट कम है। सॉल्यूट कम यानी कौन ज्यादा हुआ? यस, इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, इट हैज मोर सॉल्वेंट एज कंपेयर टू ह्यूमन ब्लड सेल। इसका तो फिक्स है 0.9, लेकिन इसमें सॉल्वेंट 0.9% से ज्यादा है। तो आप हमें ये बताइए, इसके पार्टिकल्स ब्लड सेल में जाएंगे या ब्लड सेल के इसमें आएंगे? हाँ, इसके पार्टिकल्स ब्लड सेल में जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे ज्यादा और यहां पर कम, और मूवमेंट हमेशा क्या होता है? हाई से लो की तरफ। तो बताइए, जब इसके सॉल्वेंट पार्टिकल्स इसमें जाकर मिक्स होंगे तो इसकी साइज बड़ी होगी या छोटी होगी या सेम साइज? हाँ, क्या हो जाएगी? दैट विल बिकम लार्ज।
वो बड़ी हो जाएगी। आपने देखा चना, जब हम चने को पानी में डालते हैं तो अगर हम रात को भिगोते हैं तो सुबह तक वो क्या होता है, फूल के बड़ा हो जाता है। यानी कि आप हमें ये बताइए, जो सूखा चना था उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी या पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी? हाँ, देखिए चना में अगर कंसंट्रेशन कम होता तो सॉल्वेंट ज़्यादा होते, सॉल्वेंट ज़्यादा होता तो वो खुद को छोटा करता, यानी कि अपने सॉल्वेंट पार्टिकल्स को लूज करता। लेकिन वो क्या कर रहा है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि उसमें सॉल्वेंट कम था तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी एज कंपेयर टू वाटर। बात समझ में आ गई? चलिए, तो हमेशा ये कहा नहीं जा सकता कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स कहां से कहां फ्लो होंगे, ये हमेशा डिपेंड करेगा कि किसके अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल्स ज्यादा हैं। क्लियर है? ठीक, देखिए केस वाइज ये डिफाइन किया गया। केस ए, इन केस ए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज रिलेटिवली मोर देन दैट ऑफ ह्यूमन ब्लड सेल। इसका जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का वो ज्यादा है, यानी कि इसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या हैं, कम है। विच मीन्स ह्यूमन ब्लड सेल इज रिलेटिवली मोर डाइल्यूट विथ मोर सॉल्वेंट। तो किसमें ज्यादा होंगे? हाँ, फिर तो ह्यूमन ब्लड सेल में सॉल्वेंट पार्टिकल्स ज्यादा हो गए, तो वहां से यानी कि ह्यूमन ब्लड सेल से पार्टिकल्स कहां निकल के जाएंगे? हाँ, सॉल्यूशन में, और उसकी साइज क्या हो जाएगी? छोटी। देयरफॉर सेल विल रिलीज वाटर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इटसेल्फ एंड द साइज विल बी स्मॉल रिजल्टिंग श्रिंकनेस इन ह्यूमन ब्लड सेल। और इससे क्या होगा, ह्यूमन ब्लड सेल सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ कर छोटा हो जाएगा। केस बी, देयर विल बी नो चेंज बिकॉज ऑफ सेम कंसंट्रेशन। सेम कंसंट्रेशन यानी कि दोनों के अंदर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या हैं, सेम सेम, तो फ्लो ऑफ पार्टिकल्स ही नहीं होगा, तो दोनों की साइज क्या रहेगी? सेम। केस सी, ह्यूमन ब्लड सेल विल एब्जॉर्ब वाटर और सॉल्वेंट ड्यू टू लेस कंसंट्रेशन। किसका कंसंट्रेशन लेस है? हाँ, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा दिया था। अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो बताइए उसमें डाइल्यूट पार्टिकल्स, सॉरी थर्ड केस है ना, थर्ड केस में हमने क्या लिया है? यस, ज्यादा है। अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो बताइए उसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या होंगे? हाँ, कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सॉल्यूट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट कम होगा, होगा ना? ओके, तो ये चीज क्या होगी, उसकी साइज अब धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी। क्लियर है? तो आप एक बार देख लीजिएगा इसको, हमने जो लिखा था वो वही है कि दूसरा था? अच्छा, हमने तो इरेज कर दिया। देखिए थर्ड केस, यहां पर अगर हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन क्या है? कम है। कंसंट्रेशन कम होने का मतलब सॉल्यूट कम है, और अगर सॉल्यूट कम है तो बताइए सॉल्वेंट क्या होंगे? ज्यादा। किसके सॉल्वेंट? सॉल्यूशन के। इसके अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है और इसके अंदर सॉल्वेंट कम है, तो इसके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कहां जाएंगे? इस ह्यूमन ब्लड सेल के अंदर, यानी कि ये क्या करेगा? ऑब्जॉर्व करेगा और ये साइज में बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि वो क्या शो करेगा? एक्सपेंशन शो करेगा। नेक्स्ट देखिए आगे, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? अब फिर से सेम डायग्राम है, बस हमने दोनों तरफ वाल्व लगा रखा है। ये वाल्व हमने इसलिए लगा रखा है ताकि हम यहां से एक्स्ट्रा लिक्विड या एक्स्ट्रा सॉल्वेंट को फील कर सके। यहाँ प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये जरूरी नहीं हमेशा प्योर सॉल्वेंट आप इधर रखें, आप प्योर सॉल्वेंट को इधर भी रख सकते हैं। देखिए जब हम यहाँ पर लिक्विड फील किए इतना सा, तो आप बताइए इसके ऊपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड की वजह से इसमें अमाउंट बढ़ेगा, तो अमाउंट बढ़ेगा तो वो अमाउंट, इसमें तो स्पेस हो नहीं सकता, स्पेस तो पूरा ये भी भरा हुआ था, तो ये कहाँ जाएगा? अब दूसरे वाले वाल्व के अंदर। और ये फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक दोनों तरफ की हाइट, यानी कि दोनों तरफ का प्रेशर क्या हो जाए? सेम ना हो जाए। बात समझ में आ गई? कितना प्रेशर इधर आएगा वो कैसे पता चलेगा हमें? देखिए इधर से
स्टार्टिंग में ये पूरा खाली रहता है, जब आप इधर से भरना चाहेंगे धीरे 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 इसको भर के आपने छोड़ दिया, तब इसके लिक्विड कम होता जाएगा और इधर लिक्विड भरता जाएगा, और एक टाइम के बाद ये पूरा फिनिश हो जाएगा, इतना खाली हो जाएगा, और जितना इधर खाली हुआ उतना यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। यानी कि दोनों की हाइट क्या हो जाएगी, सेम। अब हमसे पूछा जाएगा तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को मेजर कर लेंगे मैनोमीटर से, जो वैल्यू आएगी हम बता देंगे कि इतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये है ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि ऑस्मोसिस प्रोसेस से जो प्रेशर जनरेट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। देखिए, द हाइड्रोस्टैटिक मतलब समझिए, हाइड्रो का मतलब हो गया वाटर, स्टैटिक का मतलब स्टेशनरी वाटर, यानी कि ये वाटर फ्लो नहीं कर रहा है, फ्लो करने के बाद दोनों रुक जाएंगे। तो जब वो रुका होगा, यानी कि कौन सी बात हो रही है इस केस में, देखिए इस केस में अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या कर रहा होगा, इनके ऊपर प्रेशर लगा रहा होगा। तो ये जो प्रेशर लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, वाटर की वजह से। देन वी विल बी सेइंग दैट द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक built up due to osmosis, due to the process of osmosis is called osmotic pressure, उसी को हम क्या कहते हैं, osmotic pressure कहते हैं। अब नेक्स्ट केस, अब देखिए हमें मान लीजिए मालूम है कि इसका osmotic pressure 0.5 आता है, ऐसा रैंडम वैल्यू हमने मान लिया, कितना था 0.5। अगर हम यहाँ पे 0.5 वैल्यू लगा दें तो क्या ये पार्टिकल्स और ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना प्रेशर ये लगा रहा है उतने प्रेशर आपने ऊपर से लगा दिया, यानी कि यूं समझ लीजिए कि हम इधर से पकड़ के इसको खींच रहे हैं और उतने ही फोर्स लगा के आप इसको खींच रहे हैं, ये किधर जाएगा, कहीं नहीं। हाँ, अगर कोई ज्यादा लगाएगा तो उधर जाएगा, अगर दोनों तरफ का फोर्स लगाया हुआ सेम हो गया तो ये कहीं नहीं मूव करेगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर जितना है होता है अगर उतना लगा दें तो क्या इधर के पार्टिकल्स इधर या इधर के पार्टिकल्स इधर जाएंगे, नहीं जाएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए पहली। दूसरी चीज, अगर हम इधर का प्रेशर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इधर से प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो ये जो वाटर यहाँ फिल है वो वाटर कहाँ जाएगा, नीचे। अगर वो वाटर नीचे आएगा तो क्या करेगा, अब वो इन पार्टिकल्स को पुश करेगा और उल्टे साइड में भेजेगा। अब क्यों जा रहे हैं ये, क्या ये अपने से जा सकते हैं, नहीं जा सकते, ये यहाँ प्रेशर बढ़ाने की वजह से हुआ। जब हम यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा देंगे तो ये पार्टिकल सब क्या करेंगे, इस साइड आना शुरू कर देंगे। अब देखिए, इस वाले पार्टिकल्स में कौन कौन है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट दोनों ही है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी है। अब हमें बता सकते हैं इधर जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो सॉल्यूट होंगे या सॉल्वेंट होंगे, हाँ सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट होंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या यूज किया, फिर से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अब देखिए क्या हो गया, मेरे यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाने की वजह से जो पूरा ऑस्मोसिस प्रोसेस था वो पूरा उल्टा हो गया। ये तो जनरली इधर से इधर जाते हैं, नॉर्मल केस में ये हमेशा प्योर सॉल्वेंट से इधर सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका सॉल्वेंट ज्यादा होता है, इसका सॉल्वेंट कम होता है। लेकिन यहां प्रेशर बढ़ाने की वजह से अब क्या हो गया, ऑस्मोसिस उल्टा हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये कब पॉसिबल है, जब हम यहाँ पे जो प्रेशर लगाएंगे, इफ दैट प्रेशर इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, जितना प्रेशर है अगर इस प्रेशर से हम ज्यादा प्रेशर लगा देंगे तब ये क्या होगा, वाटर नीचे आएगा और इन पार्टिकल्स को पुश करेगा किधर, अपोजिट साइड में। तो ऑस्मोसिस जो हो गया वो रिवर्स डायरेक्शन में हो गया, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। कंडीशन क्या है, बहुत ही सिंपल सा है, द प्रेशर अप्लाइड शुड बी मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको नोटेशन क्या है हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, पाई से। क्लियर है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, पाई से। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। व्हेन अ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, जब हम प्रेशर किससे ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगाते हैं, इज अप्लाइड देन द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल रिवर्स।
तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का डायरेक्शन था मूवमेंट का, वो क्या हो गया, उल्टा हो गया। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। पता है यही प्रोसेस कहाँ यूज होता है, हमारे आरओ में। अच्छा, इसका नाम आपने सुना है, आरओ, प्योरिट वाला वाटर फिल्टर को भी आरओ कहते हैं ना। आरओ का पूरा नाम होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, वो केमिस्ट्री का टर्म है जो वहाँ पे आरओ यूज होता है। उसमें क्या होता है, जो वाटर होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होंगी। तो जब हम आरओ यानी जो मशीन लगाए हैं, उस मशीन से ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, तब वो क्या करते हैं कि वाटर को वापस से पुश करता है, किस साइड में, अपोजिट साइड में। अब देखिए, जिस साइड पे फोर्स लगाया गया, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया गया, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाया गया, उसमें तो आपका कौन था, सॉल्यूट यानी कि इम्प्योरिटीज भी थे, प्लस कौन था वहाँ पर, वाटर के मॉलिक्यूल्स थे। लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ उधर कौन जा रहा है, वाटर, यानी कि आपकी इम्प्योरिटीज एक तरफ हो गई और वाटर चला गया दूसरी तरफ, यानी कि जो वाटर आपको मिला वो क्या है, प्योर वाटर। क्यों, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ने सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ किया था, और सॉल्वेंट कौन है वहाँ पर, वाटर, यानी कि प्योर वाटर तो उधर चला गया और जितनी भी इम्प्योरिटीज थी वो एक साइड अलग हो गई। इस तरह से हमारा प्योरिट या जो भी है वाटर फिल्टर वो ऐसे काम करते हैं। किस प्रोसेस पे काम करते हैं वो, रिवर्स ऑस्मोसिस पर। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है छोटा सा, ऑस्मोटिक प्रेशर पी पाई इज इक्वल टू CRT। नहीं, ये वो वाला नहीं है, कैथोड रे ट्यूब। यहां पर CRT स्टैंड्स फॉर डिफरेंट थिंग्स। C स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। अच्छा, ये मोल किसको रिप्रेजेंट करता है, हाँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। लीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद आया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट, मोलैरिटी। यानी कि हम कह सकते हैं ये जो C है दैट रिप्रेजेंट्स एक्चुअली मोलैरिटी। क्या रिप्रेजेंट करता है वो, मोलैरिटी। R तो आपको पता ही है, गैस कांस्टेंट। हाँ, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.0821। एक और वैल्यू हमने पढ़ा था, याद आया, हाँ, 8.314 जूल। वो कब यूज करते हैं, जब जूल यानी SI यूनिट के साथ डील करते हैं। लेकिन हमने वहां पे भी कौन सा यूज किया था, 0.0821। यहां पे हम R की वैल्यू क्या यूज करेंगे, 0.0821। किसमें, ATM में। अब देखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर तो बच्चा जानता, आपको भी पता होगा। किसमें यूज करते हैं हम, केल्विन में। जो आपको इस पूरे फॉर्मूले में ध्यान में रखना है वो बस इतनी सी बात है, R आपको पता है, T आपको पता है, बस जो C है ये आपको बार बार कंफ्यूज करेगा। आप याद तो C रखेंगे, लेकिन आपको ये माइंड में रखना है एक्चुअली ये C क्या है, मोलैरिटी है। क्या है, मोलैरिटी, कैपिटल M है। बात समझ में आ गई। चलिए, यूनिट वगैरह दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिए। R की वैल्यू दिया 0.0821 ATM लीटर पर केल्विन पर मोल। फिर टेम्परेचर दिया है, किस यूनिट में रखेंगे, केल्विन में। ओके, सो अब हम मूव करते हैं आगे। देखिए, जिन लोगों को वीडियो लेंथ से थोड़ी प्रॉब्लम थी वो आज भी होमवर्क नहीं कर रहे हैं, तो अब हम वीडियो लेंथ उनके हिसाब से कम करने के बारे में जो डिसीजन लिए तो उसे जा रहे हैं चेंज करने। अब हम पूरी टॉपिक को फिनिश करेंगे, चाहे वो वीडियो 1 घंटे का बन जाए, 1 घंटे से कम का हो, या जरूरत पड़ने पे 2-4 मिनट ज़्यादा भी हो जाए। बात समझ में आ गई। क्योंकि हमने जिनके लिए कम करने की कोशिश की थी वो लोग तो होमवर्क कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर उनकी बात फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए, अब हम पूरा टॉपिक एक साथ डील करेंगे। देखिए क्या दिया हमारे पास, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज गिवन 7.65 ATM। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड हम 20 लिख लेते हैं, दैट इज गिवन 7.65 ATM। हाउ मच ग्लूकोज एट 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर दिया है दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। बता सकते हो वैल्यू कितनी आएगी, हाँ 300 केल्विन। हाउ मच ग्लूकोज शुड बी यूज्ड पर लीटर। देखिए यहाँ एक टर्म यूज किया गया पर लीटर। पर लीटर का मतलब 1 लीटर की बात हुई है, यानी हमें वॉल्यूम दिया गया है। वॉल्यूम इज गिवन 1 लीटर।
हमसे पूछ रहे कितना ग्लूकोज ऐड करेंगे, इट मीन्स इट इज आस्किंग वेट ऑफ सॉल्यूट। अब चाहे तो W सॉल्यूट लिखिए या W1, हमसे ये पूछा गया है। दूसरी चीज हमें ये मालूम है सॉल्यूट क्या है, उसमें दिया ना ग्लूकोज। ग्लूकोज कितना होता है C6H12O6, यानी कि इसका मोलर मास निकाल लेते हैं हम MM1, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए कितना आएगा 72 and 12 84 and 96, that will be I think 180 ग्राम। 80 ग्राम पर मोल आता है, लेकिन हम क्या लेके चलेंगे 180 ग्राम। चलिए और क्या दिया है, ओके, फॉर एन इंजेक्शन दैट इज टू हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। और हमें ये कहाँ यूज करना है, एक इंजेक्शन के अंदर, ठीक है। और उस इंजेक्शन की भी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल है। यानी कि ये सेम चीज हमें किसके लिए दिया गया है, दिस इज गिवन फॉर इंजेक्शन। तो हम बार बार लिखेंगे नहीं, बस हमारी ये डिटेल्स दिया गया है और हमसे ये वैल्यू पूछी गई है। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई इज इक्वल टू क्या आता है CRT। C क्या है, मोलैरिटी है, ठीक है। हम यहाँ पर मोलैरिटी को M से लिख लेते हैं, लिख सकते हैं, या फिर काम करते हैं मोलैरिटी पीछे कैलकुलेट कर लेते हैं। फिलहाल हम इसकी वैल्यू रखिए, देखिए कितना है 7.65, ये तो हमें दिया है। न्यू पेज पर हम मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं। देखिए मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। हम क्यों ये फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि ये दिया हुआ था हमें, इससे हम आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास। तो गिवन मास किसका लेंगे हम, सॉल्यूट का, इनटू मोलर मास भी किसका लेंगे हम, सॉल्यूट का। ये तो हो गया फॉर्मूला किसका, मोल्स ऑफ सॉल्यूट का इनटू 1 लीटर। अच्छा 1 का मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, ये यहाँ से क्या आ गया W1 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाले थे, पीछे कितना आया था 180 आया था। तो देखिए ये फॉर्मूला किसके लिए हमारा बन के आ गया, फॉर्मूला नहीं, एक वैल्यू आ गई, रिलेशन किसके लिए, मोलैरिटी के लिए। कितना आया W1 अपॉन 180। तो बस इस पार्ट को हम यहां से इरेज करके यहां पे क्या लिख देते हैं, W1 अपॉन 180। किसके जगह हमने लिखा है C क्या है, मोलैरिटी है। R की वैल्यू आपको पता है 0.0821। सो अगर आप उसको सॉल्व करके ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा, तो वो हो जाएगा 821 अपॉन 10,000। डेसिमल हटा दिया हमने, इनटू टेम्परेचर कितना आया 300 आया। अब देखिए क्या कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लीजिए, फिर इस जीरो को भी इस जीरो से कैंसिल कर लीजिए, यहाँ से आ गया। अच्छा ये 7.65 को हम क्या लिख लेंगे, 765 अपॉन 100 लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, इनको आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, हाँ 3 2 जा 6 एंड 3 जा 24। सो इट विल बी 2463। चलिए आगे नेक्स्ट पेज पे करते हैं ना। इधर क्या है 765 अपॉन 100 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 3624। इट मीन्स 2461 W1 अपॉन 18 into 1000, so that will be 18,000। अब देखिए 0000 ये कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या निकालना है W1, तो W1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 765 इंटू 180 अपॉन 2461। 61 नहीं, यहाँ तो 63 आना चाहिए, 63। बस अब आगे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। आई थिंक देखिए
3 6 जा 18, 60 टाइम्स में काट दिया हमने, दिस विल बी 8 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम। ओके 8 2 जा 10 1 11, अब तो डिविजिबल नहीं है। 7 से डिविजिबल 5 51 नहीं, अब डिविजिबल नहीं है। अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 55 पॉइंट समथिंग, 55.90 ग्राम आ जाएगा। कर सकते हैं। तो बस वही W1 निकालना था, तरीका हमने बता दिया। जो नया चीज़ आपको देखने को मिला इसमें वो क्या है, अगर हमें पर लीटर डिफाइन करके दिया है तो हम मोलैरिटी को डायरेक्ट फॉर्मूला में ना लग के हम क्या लिख देंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कर सकते हैं। तो बस अब आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। क्या कैलकुलेट करना है हमें, फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, वो भी एक्वस सॉल्यूशन का। तो चलिए लिख लेते हैं डिटेल्स। वी नीड टू कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इट मींस TF हमें निकालना है। हैविंग एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1.642 ATM, यस ऑस्मोटिक प्रेशर पाई दिया हमें 1.642 ATM, 1.642 ATM एट 300 केल्विन। टेम्परेचर भी दिया हमें 300 केल्विन। नेक्स्ट क्या दिया है हमें, KF हमें फ्रीजिंग कांस्टेंट दे रखा है 1.86। सो KF इज ऑल्सो गिवन फॉर वाटर 1.86। वाटर क्यों, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन की बात हुई, यानी कि सॉल्वेंट कौन है हमारा, हाँ वाटर है। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट MM2, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा 18 ग्राम। क्यों, क्योंकि वाटर है ना H2O, 2 + 16 18 ग्राम। बस और कुछ हमें नहीं दिया है। हाँ एक छोटा सा पॉइंट और दिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है, एज्यूम द सॉल्यूशन टू बी डाइल्यूट। अच्छा डाइल्यूट कहने का मतलब क्या हुआ, याद आया, हाँ मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों क्या हैं हमारे लिए इक्वल मान लेना है। तो बस स्टार्ट करते हैं। देखिए हियर ऑल्सो गिवन मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी, ये मोलैलिटी है ये मोलैरिटी है। तो बस हम लिखते हैं फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू CRT। C की वैल्यू क्या होती है मोलैरिटी M, R की वैल्यू तो हमें ऐसे लिखना होगा 0.0821 या फिर आप चाहें तो 821/10,000 में लिख सकते हैं, इंटू T कितना दिया 300। पाई की वैल्यू रख लेते हैं, देखिए कितना दिया है, पाई इज गिवन 1.642। अगर हम इसको अच्छे से लिखे तो ये हो जाएगा 1642/1000 लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए M, मोलैरिटी तो हमें निकालना ही है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं M। 0.0821 को क्या लिख सकते हैं हम 821/10,000 इंटू 300 लिख सकते हैं। अब देखिए 1 2 ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अच्छा देखिए और कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 0 है ना तो वहाँ पे 2 ही है, 1 2 ये 2 0 भी यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो बस आई थिंक ये और ये भी डिविजिबल है क्या, हाँ दिस इज डिविजिबल बाई 2 टाइम्स। और कुछ डिविजिबल है नहीं। तो यहाँ से हमें जो मोलैरिटी मिलेगा, यहाँ क्या बचा लिख लीजिए 2/10 ऊपर लिखते हैं, व्हाट वी हैव गॉट इज 2/10 इज इक्वल टू, ये M बचा था और यहाँ पर 3 बचा है, इट मीन्स 3M/, नीचे भी कुछ बचा है नहीं, सब तो कैंसिल हो गया था। तो देखिए यहाँ से 3M, M की वैल्यू अगर हम निकालें मोलैरिटी की, तो कितना हो जाएगा 2/,
इसको भी तो कैंसिल कर सकते हैं 1/5, तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 15m, राइट, इज इक्वल टू 1। तो सब सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाएगा कितना, 1/15। दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ मोलैरिटी, कितनी आएगी, 1/15। ओके, सो 1/15 हमें मिल गया, राइट। ये सब अब इरेज कर देते हैं, हमारा ये आंसर नहीं है, हमें आंसर में क्या चाहिए, देखिए हमें जो मिला वो है कैपिटल M की वैल्यू 1/15, जो कि किसके इक्वल होगा, स्मॉल m के भी, क्योंकि मोलैरिटी और मोलैरिटी दोनों क्या है, इक्वल है। हमें तो चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए एक फॉर्मूला है फ्रीजिंग पॉइंट में, जो हमने सीखा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, वो क्या आता है, यस, T0 माइनस TF इज इक्वल टू, हाँ कितना आता था, मोलैरिटी इंटू, पहले KF लिख लीजिए, चाहे आप जैसे बाद में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन 1000 ये आता है। तो बस इसी वैल्यू में सारे वैल्यूज को पुट कर दीजिए। T0 क्या है, इट इज द टेम्परेचर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट फॉर द फ्रीजिंग। वाटर का कितना होता है, हाँ 0 डिग्री सेल्सियस, हमने क्या लिख लिया यहाँ पर, 0 माइनस TF को ऐसे ही रखने देते हैं। अब M मोलैरिटी की वैल्यू 1/15 इंटू KF की वैल्यू शायद दिया हुआ है, KF यस 1.86, जिसको हम अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 186/100 इंटू, पहले से नीचे क्या है, 1000 है ना। तो बस यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ TF इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, हाँ अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर जो आएगा वो कितना होगा, 0.124 आ जाएगा। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे सॉल्व किया गया होगा। देखिए मोलैरिटी की वैल्यू कितनी आएगी, 2/30 यानी कि 1/15। एज्यूमिंग डाइल्यूट सॉल्यूशंस, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी, और डेल्टा TF की वैल्यू कैसे निकालते हैं, TF0 माइनस TF, ठीक है। तो KF इंटू मोलैरिटी, अच्छा वहाँ पर हमने क्या किया है, ओके ये जो पार्ट हमने लिखा है पीछे, ये वाला, इसकी ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्मूला यूज किया गया M इंटू KF का, यानी कि अपॉन 1000 वहाँ पर नहीं होगा। तो बस KF इंटू M की वैल्यू आपको मालूम है, KF की वैल्यू दिया हुआ है, रख के वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। वो वैल्यू किसकी आएगी, माइनस TF की, TF की वैल्यू किस में आ जाएगी, नेगेटिव में। अगर आप इसको चाहें, ये तो किस में आया अभी आपका, डिग्री सेल्सियस में। कैसे पता चला है, क्योंकि हमने जो टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी प्योर वाटर रखा था 0 डिग्री सेल्सियस रखा था ना, इसलिए ये वैल्यू। अगर आप यहाँ पर केल्विन में रखते तो कितना रखते, 273, तो आप रखते तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, चेंज आ जाएगी। तो बस वो वैल्यू भी ऊपर लिखा हुआ है, आप चाहे डिग्री सेल्सियस में निकाल लीजिए या फिर केल्विन में। देखिए डिग्री सेल्सियस में माइनस इतना आएगा, केल्विन में इतना आएगा। वहाँ पर जो केल्विन की वैल्यू रखी गई 273.15 रखी गई है। तो अब आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज गिवन एट 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन विच कंटेन्स 0.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, हमें क्या क्या दिया गया है, 500 सेंटीमीटर क्यूब, क्या दिया ये वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब। याद है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर। तो 500 सेंटी क्यूब का मतलब कितना हो गया, 500 मिलीलीटर। और हमें दिया वेट दिया है कितना, 0.2 ग्राम, W1 सॉल्यूट का वेट दिया है। हाँ, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच ए सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 3.284। हमें ऑस्मोटिक प्रेशर पाई दिया है 3.284। और क्या दिया हमें, हाँ टेम्परेचर दिया 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन।
फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, यानी हमसे क्या पूछा गया है MM1। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला में उठा के रख दीजिए। देखिए पाई इक्वल टू CRT, तो हम पाई लिखते ही नहीं है, सीधे फॉर्मूला की वैल्यू रखते हैं। पाई की वैल्यू कितना दिया है 3.284, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 3284 अपॉन 1000 लिख सकते हैं। चलिए इज इक्वल टू सी क्या होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी तो दिया ही नहीं है, तो हम मोलैरिटी को क्या लिखते हैं फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए पीछे कैलकुलेट करके लिख लेंगे M R की वैल्यू मालूम 0.0821, यानी कि 821 अपॉन 10,000 इंटू T टेम्परेचर दैट इज 300। ये देखिए 00 से 00 कैंसिल हो गया, और देखिए यहाँ पर 00 है, यहाँ पर 000, ये भी कैंसिल हो गया। कर सकते हैं। अब बस हम M की वैल्यू पीछे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए M का फॉर्मूला क्या होता है W1 इंटू 1000 अपॉन MM1 इंटू V3 इन ml। तो बस W1 हमें दिया 0.2 ग्राम, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/10 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास नहीं दिया, ये तो हमें निकालना है, तो हम लिख लेते हैं MM1 इंटू V3 ml में कितना दिया है 500। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, कितना 5 टाइम्स में। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया 2/5 MM1। ये वैल्यू किसकी है हमारी मोलैरिटी की, इसको उड़ा के हम यहाँ रख देते हैं। So we have got what 2/5 MM1। देखिए और कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए 5 से कैंसिल करेंगे ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 821 इंटू 3 की वैल्यू अगर आप इसको, अच्छा इसको कैंसिल करिए तो 3 टाइम्स में कैंसिल होगा, 4 टाइम्स, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32। हाँ ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, इधर तो सब कैंसिल हो गया, यानी इधर क्या बचा हमारा 1, इधर क्या बचेगा, ये कैंसिल हो गया 5, ये भी कैंसिल हो गया है, ये कैंसिल हो गया, वो उधर बचा 3, यानी हमें क्या मिला 3 अपॉन MM1, यही मिला ना। 20 वहाँ कैंसिल हो गया था, 821 कैंसिल हो गया, तो ऊपर 3 बचा और नीचे MM1। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो मोलर मास की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। एक मिनट, 2/5 MM1, इस वैल्यू को यहाँ रख दिया हमने। चलिए कैलकुलेशन देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है, चेक कर लेते कितना, ये नहीं है 300 ग्राम पर मोल। कुछ कैलकुलेशन कहीं छूटा है क्या, 3.284 अपॉन 1000 सही है। C की वैल्यू पीछे कैलकुलेट किया हमने, W1 2/10 इंटू 1000, मोलर मास कितना दिया है वो तो हमें निकालना था, ठीक है 500 ml। तो 500 से हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 टाइम्स में, ठीक है, फिर ये हो जाएगा 4/10, यानी कि 2/5 MM1, ये तो बिल्कुल सही है। तो 2/5 MM1 हमने यहाँ रख दिया। बस तरीका यही है, आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो रही हो, कहीं कुछ जीरो हो सकता है छूट रहा हो। और कोई रीजन फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, यही रीजन होगा, और क्या रीजन हो सकता है। डेटा वगैरह एक बार चेक कर लीजिएगा, देखिए हम भी देख लेते रुक जाइए। 500 सेंटीमीटर क्यूब यानी 500 ml। अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन में एक पार्ट हमने छोड़ दिया है। हमने जो वैल्यू लिया है वो कितना लिया है 3.284, जबकि ये वैल्यू कितना है एक्चुअल में 3.284 इंटू 10⁻⁻2 है। तो जो हमने किया वो बिल्कुल सही है, बस आप क्वेश्चन को इतना ही नोट कर लीजिएगा, और ये क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क कर लीजिएगा। उस होमवर्क में आप 10⁻⁻2 को भी एक साथ में रखे रहिएगा। बात समझ में आ गई। अभी जो हमने किया था
उस क्वेश्चन में बस इतना पार्ट लिखिएगा 3.284, इस वाले पार्ट को मत लिखिएगा, और ये आपका होमवर्क बन गया। कर सकते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा जो कि आगे आपके काम आता रहेगा। क्या है? द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज 2.463 atm। ठीक है, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है पाई 2.463, टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, एंड द मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इज गिवन 18 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये नया टर्म हमें दे दिया मोलर वॉल्यूम। अब आपको ये ध्यान रखना है, जब भी हमें क्वेश्चन में मोलर वॉल्यूम देगा हम खुद से वहां से डेंसिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यही हमें सीखना है। इस पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, और ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मोलर वॉल्यूम दिया है। हमें ये सीखना होगा कि मोलर वॉल्यूम से हम डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं। चलिए वो निकालने से पहले सारे डिटेल्स लिख लेते हैं। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा, हमें TS निकालना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऐसे लिख देते हैं ना, ठीक है। ये कैलकुलेट करना है, और हमें बॉइलिंग कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट KB की वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया है? 0.5 दिया है। इट इज गिवन 0.5। तो बस पहले हम इसको पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए, मोलर वॉल्यूम 18 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अच्छा, मोलर वॉल्यूम क्या होता है? हाँ, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। किसके लिए दिया? वाटर के लिए ना। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल वाटर इज गिवन 18 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ आ रही है? अच्छा, 18 सेंटीमीटर क्यूब को हम क्या लिख लें? 18 ml लिख लें, ज़्यादा आसान है। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल H2O दिया है। अब हम बता सकते हैं मास ऑफ 1 मोल H2O कितना आएगा? अच्छा, मास ऑफ 1 मोल H2O का मतलब क्या? मोलर मास। मोलर मास ऑफ H2O कितना आता है? 18 ग्राम आता है। और ये क्या है? 18 ml है। ये एक रिलेशन मिल गया, किसका? मास का। और ये किस रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम का। तो बस डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना? 18 ग्राम। वॉल्यूम कितना? 18। डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया? 1। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर डेंसिटी तो पूछा ही नहीं था, हम डेंसिटी क्यों कैलकुलेट किए? क्योंकि डेंसिटी अगर 1 आ गया तो हमें एक रिलेशन मिल जाता है, क्या? मोलैरिटी विल बी इक्वल टू मोलैलिटी। बात समझ में आ गई? तो ये निकालने के लिए हमें ये निकालना जरूरी था, क्योंकि डेंसिटी 1 आ गया तो हम कह सकते हैं सर मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो बस अब इस पेज का हमें कोई काम नहीं है। तो क्या करना आपको, यहां से पाई इक्वल टू CRT का फॉर्मूला लगाइए। तो देखिए पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2463/1000 लिख सकते हैं। और C क्या है? मोलैरिटी। M लिख दीजिए। R 0.0821 यानी कि 821/10,000। T दैट इज 300। देखिए 00 से 00 कैंसिल, वैसे ही 20 यहाँ से कैंसिल कर देंगे, आधा काम तो हो गया। 821 है ना, तो आप एक काम करिए, ये तो डिवाइड हो जाएगा। 821 से इसको डिवाइड करिए, 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। इस 3 से भी इस 3 को कैंसिल कर दीजिए। क्या बचा? इधर m बचा मोलैरिटी, इधर क्या बचा? 1/10, यानी कि मोलैरिटी का फॉर्मूला आ गया, सॉरी वैल्यू आ गई 1/10, जिसको हम 0.1 भी लिख सकते हैं। लेकिन हम 1/10 ही लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम इसको इरेज करते हैं, इसकी हमें कोई ज़रूरत अब नहीं है। अब देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने 2 फॉर्मूला सीखा था। एक तो RLBP वाले से निकालते थे ना। और अच्छा, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछा है ना, ठीक है। तो देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या बनता था? TB
माइनस टी नॉट वाज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू के बी आता था ना। तो ठीक है, टी बी कितना आएगा, टी बी हमें दिया है ना, दिया है कि हमें निकालना है। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। हाँ हमें टी बी तो निकालना है, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं टी बी। टी नॉट, वाटर का टी नॉट की वैल्यू कितना आता है 100 डिग्री सेल्सियस। मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों क्या होता है इक्वल, हम इसको क्या कर सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। के बी की वैल्यू भी हमें दिया हुआ है, के बी की वैल्यू कितना दिया है 0.5। बस अब वैल्यू वगैरह रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। देखिए हाँ यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है अच्छे से, सिंस डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देयरफॉर मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी। और टीबी का जो फॉर्मूला होता है, हाँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन का डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है वो क्या है के बी इंटू एम। बस इस फॉर्मूले में के बी की वैल्यू 0.5 रख दिया आपने, एम की वैल्यू 0.1, क्योंकि मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों क्या हैं इक्वल। और सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा 0.05 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। चलिए, तो ये सब की अब कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ अ वेरी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। बहुत ही काम का चीज ये लिखा हुआ है यहाँ पर, वेरी डाइल्यूट। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों क्या कह रहा है ये कि इक्वल होंगे। एक्वस सॉल्यूशन यानी कि सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, एंड प्योर वाटर इज 16 एंड 17.44 एटीएम। बस हमें वैल्यू जो दी गई है लिख लेते हैं। सॉल्यूशन का दिया है वेपर प्रेशर, सो हमें दिया है PS 16 एटीएम, ये दिया ना, एक बार वैल्यू चेक कर लीजिए। हाँ, और प्योर वाटर का दिया है 17.44, P नॉट इज गिवन 17.44 एटीएम। आगे क्या दिया है, एट 2700 डिग्री सेल्सियस, और हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। टेम्परेचर इज गिवन 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन, और हमें ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की वैल्यू निकालना है। कोई बात नहीं, निकाल सकते हैं। देखिए ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला टर्म आ गया, तो वहां पे हमने जो न्यूमेरिकल के लिए पढ़ा था, जो एरर फ्री फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P नॉट माइनस PS अपॉन PS। हाँ क्या होता है, P नॉट माइनस PS अपॉन PS। क्या ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, नहीं, इज इक्वल टू क्या होता है KB इंटू, नहीं, बस तो वहां से फॉर्मूला क्या बनाता है हमारा, देख लीजिए यहीं पे हमारा सॉल्व है ना, डायरेक्ट देख लीजिए क्या करना है। ये देखिए लिखा है गिवन इज वेरी डाइल्यूट मींस मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा 18 ग्राम। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। बस फॉर्मूले में रख दिया गया है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है हमारा P नॉट माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। मोलैलिटी को ऐसे m रहने देंगे इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है कितना 18, और 1000 को 1000 रख के यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो मोलैलिटी की फॉर्मूला, सॉरी मोलैलिटी की वैल्यू कितनी आएगी 5। ये जो मोलैलिटी है वो किसके इक्वल होगा, मोलैरिटी की। तो बस नेक्स्ट फॉर्मूले में यूज कर लीजिए सारा। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू क्या होता है CRT। C एक्चुअली क्या है, C इज एक्चुअली मोलैरिटी, और मोलैरिटी की वैल्यू कितनी आई थी 5, तो हमने इसके जगह पे 5 रख दिया, R की वैल्यू और T की वैल्यू, बस कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं। तो देखिए अब आपके पास 2 होमवर्क हो गया, एक जो क्वेश्चन हमने गलत लिखा था वो वाला, और दूसरा होमवर्क हो गया ये आपका, इसका भी आंसर दिया हुआ है, आप आराम से ट्राई करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, सो ओके, थैंक यू सो मच।